ये हाई स्कूल का लड़का ट्रकुन का शिकार होता है। जब ये जागता है तो ये खुद को इस इकाई दुनिया में पाता है, लेकिन ये यह नहीं जानता है कि इसमें एक छुपा हुआ गुण है जो उसे अमर बनाता है। ये कहानी इस इकाई दुनिया से शुरू होती है, जहाँ रियो नाम का एक हाई स्कूल का लड़का एक खाली सी झोपड़ी के अंदर लेटा हुआ दिखाई देता है। केवल 2 किताबें और टेबल पर चाकू रखा हुआ है। रियो उठता है और इन तीनों चीजों को इग्नोर करता है और ताजी हवा लेने के लिए वह बाहर चला जाता है। वह चारों तरफ देखता है और हर जगह उसे ऊंचे पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखता। इसके बाद वह अपने हाथ को देखता है और वह वाटर स्पेल का जाप करता है, जिसे जादुई रूप से पानी का एक छोटा सा हिस्सा आता है और उसके हाथ में छलकता है। ये सब कुछ दिनों पहले शुरू होता है, जब रियो अचानक खुद को एक सफेद खाली जगह पे पाता है। जैसे ही वह ये सोचने लगता है कि वह कहाँ है, इस दुनिया का होस्ट एंजल उसके सामने आता है। वह रियो के मन को पढ़ लेता है और कहता है कि ये आफ्टर लाइफ नहीं है। एंजल बताता है कि वह कितना खुश है कि कई वर्षों के बाद आखिरकार उसके पास कोई विजिटर आया। एंजल यह बताता है कि रियो की उसकी दुनिया में ट्रकुन से टकराने से उसकी मौत हो गई। रियो को इस बात का पहले से ही पता था और उसे यह भी पता था कि इसका रिइंकार्नेट होगा। इससे वह एंजल से पूछता है और अपने मन में उसका नाम एंजल माइकल रख लेता है। माइकल उसे सलाह देता है कि उसे अगले जन्म में क्या करना चाहिए, कि वह जैसा चाहे वैसे जिए। रियो हमेशा से धीमी और एक बोरिंग जिंदगी जीना चाहता है। माइकल की आज्ञा मिलने के बाद वह मैजिक से भरी दुनिया में रिइंकार्नेट होने के लिए तैयार है। उस दुनिया को फाई नाम से जाना जाता है। उसके जाने से पहले माइकल रियो को फाई की दुनिया के बारे में और ज्यादा बताता है। माइकल के अनुसार दुनिया के केवल 20% लोग ही मैजिक प्रयोग कर सकते हैं। रियो के मामले में वह वाटर एलिमेंट के साथ सबसे शक्तिशाली है। रियो ने धीमी और बोरिंग जिंदगी के लिए कहा था। माइकल उसे रोडों के जंगल में एक झोपड़ी में छोड़ देता है। माइकल ने एक छोटे से बर्फ के घर में रियो के लिए 2 महीने के लिए खाना रख रखा है। उसने घर के अंदर 2 किताबें भी छोड़ी, जिससे रियो को उस दुनिया के बारे में जानने और मैजिक में मदद मिल सकेगी। किताब पढ़ने के बाद रियो सीखता है कि कहीं से एक पानी का हिस्सा बुलाया जाए। अभी तक उसे जंगल के मोस्टर से नुकसान ना पहुंचने की चिंता नहीं है, क्योंकि माइकल ने घर के चारों ओर बैरियर बना दिया है। रियो एक बार फिर वाटर मैजिक की प्रैक्टिस करता है और वह वाटर बॉल को अपने इमेजिनेशन से बना लेता है। उसे पता लगता है कि स्पेल को बोलने की जरूरत नहीं है। यह चीज मेन कैरेक्टर के लिए अच्छी होती है। रियो अपने मैजिक का उपयोग करके बाथटब को ताजे पानी से भर देता है। ये चीज उसे घिनौनी लगती है कि तकनीकी रूप से ये उसके अंदर से ही आ रहा है। बाथटब का पानी बहुत ठंडा है, इसलिए उसे गर्म करने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। वह मानव जाति का सबसे पुराना तरीका उपयोग करके आग जलाने की कोशिश करता है। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद भी वह चिंगारी नहीं जला पाता। वह हार मान लेता है और सोचता है कि क्या इसे मैजिक से किया जा सकता है। रियो पिछली जिंदगी की केमिस्ट्री साइंस का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन को अलग करता है, जिससे पानी बर्फ में बदलने लगता है। अब इसके पास बर्फ है और इसका इस्तेमाल एक लेंस की तरह करता है, जिससे सूरज की किरणें इकट्ठा होकर एक जगह पे पड़ती हैं और उस जगह पे आग लगने लगती है। रियो उस आग का इस्तेमाल करके पानी को गर्म कर लेता है और धीरे धीरे लंबे समय तक नहाता है। उसके विचार स्पष्ट हो जाते हैं और मन तरोताजा हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि वह मैजिक का उपयोग करके गर्म पानी बना सकता है। इससे उसे उस सेम टेक्निक का उपयोग करना होगा जिसका इस्तेमाल उसने बर्फ बनाने के लिए किया था। लेकिन ये बात की है। फिलहाल वह खाना खाने जा रहा है। खाना खाते समय उसे एहसास होता है कि उसे जल्दी शिकार करना शुरू करना होगा, क्योंकि कुछ समय बाद उसका खाना खत्म हो जाएगा। वह हिचकिचाता है, अगर वह जंगल में जाएगा तो उसे मॉन्स्टर का सामना करना होगा। उसका मानना है कि माइकल ने जो छोटा सा चाकू छोड़ा है उससे वह उन्हें नहीं हरा पाएगा। इसका मतलब यह है कि उसे फैंसी मैजिक अनलॉक करना होगा। अगले दिन रियो अपने पहले मैजिक वाटर बॉल पर काम करता है, लेकिन उससे पेड़ पर कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए वह अपने स्पेल को मॉडिफाई करता है, बॉल को तीर के आकार में छोटा कर देता है। घंटों तक प्रैक्टिस करने के बाद वह बेसिक मैजिक वाटर जेट का अनलॉक करता है, जो कि अभी भी पेड़ पर डैमेज नहीं दे पा रहा। अगले दिन वह अपने आइस मैजिक को सुधारने पर काम करता है, क्योंकि उसके वाटर मैजिक ने कोई खास काम नहीं दिखाया। वह केयरफुली एक आइस का क्रिस्टल बनाता है। उसे वह हवा में नहीं उठा पाता, क्योंकि आइस को पानी जितना ऊपर उठाना आसान नहीं है। रियो कई घंटे तक प्रैक्टिस करने के बाद वह आइस क्रिस्टल बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उनसे पेड़ पर निशाना नहीं लगा पा रहा। वह कई दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद इतना स्किल हो जाता है कि वह एक कम से कम आइस क्रिस्टल बना पाता है। उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वह उन्हें प्रोजेक्टाइल के रूप में इस्तेमाल कर सके, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। रियो आइस क्रिस्टल का एक भाला बनाता है और जंगल की ओर जाता है। रियो को नदी के पास क्यूटर्स मिलते हैं और वह खुश होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल वह आग
जलाने में कर सकता है, इससे पहले कि उसका सारा माना खत्म हो जाए। इसके बाद वह कुछ औषधियां जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाता है। तभी लेसर वोर नाम का मॉन्स्टर रियो पर हमला करता है, लेकिन डर के कारण रियो अपने पैर नहीं हिला पाता, जिससे उसकी इशिकाई जर्नी वहीं समाप्त होने वाली थी। लास्ट सेकंड में वह वहां से कूद जाता है। इस बार वह अपना मैजिक इस्तेमाल करता है, जमीन को बर्फ में बदलकर उसे स्लिपरी भरा बना देता है, जिससे वोर फिसल जाता है। इसके बाद वह वोर के सामने कई सारे शार्प टुकड़े बनाता है। वह टुकड़े उसके अंदर घुस जाते हैं और वह मारा जाता है। रियो ने अच्छा काम किया। इसके बाद वह घर की ओर जाता है। तुरंत ही वह मॉन्स्टर के बारे में जानना चाहता है। उसे पता लगता है कि लेसर वोर सभी मॉन्स्टर में से सबसे कमजोर होता है। वह किताब को पढ़ता है ताकि वह अदर क्रिएचर के बारे में जान सके, जिससे उसका सामना हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसका स्लो लाइफ वास्तव में स्लो ना हो। वह उस पेज को पढ़ता है जिसमें ड्रैगन की बातें कही गई हैं। किताब में उसे इतना ही बताया गया है कि अगर वह ड्रैगन को देखे तो उसे भाग जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह इससे आगे निकल सकता है, वह फिर भी मारा जाएगा, लेकिन फिर भी उसे भागना चाहिए। वह अगले पन्ने पर जाता है। इसमें अकुना के बारे में बताया गया है। इस मॉन्स्टर के लिए उसे भागने की जरूरत नहीं है, बस उसे यही प्रार्थना करने की इसका सामना उससे ना हो। ऐसा लगता है कि बुक से उसे ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वह पढ़ता रहता है। आप मान सकते हैं कि ये अपने पिछले शिकार में काउंटर होगा, लेकिन एक लड़का हमेशा घर के अंदर नहीं रह सकता, इसलिए अगले दिन वह खुद को प्रिपेयर करता है और फिर से बाहर जाता है। दिन की शुरुआत अच्छी होती है क्योंकि उसे फलों से भरा एक पेड़ मिल जाता है। वह पहला बाइट लेता है तो वह वास्तव में पिछले दिनों के सारे तनाव को दूर कर देता है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। रियो ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाता, तभी एक असैसन वाज उसकी ओर उड़ता है और उसे गिरा देता है। वह देखता है कि वाज उससे ज्यादा शक्तिशाली है और वह उससे किसी भी तरह से नहीं जीत सकता। वाज इनविजिबल एयर मैजिक का इस्तेमाल करता है। रियो उस पे जवाबी हमला नहीं कर पाता। तभी उसे किताब में जो पढ़ा था वो याद आता है और वह दौड़ने लगता है। वह उससे आगे नहीं निकल पाता और देखता है कि वह ट्रैप में फंस गया है। वह लड़ना बंद कर देता है। वह बाज को फंसाने के लिए अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है। जब उसे लगता है कि बाज मर चुका है तब वह उसके करीब जाता है, लेकिन बाज बर्फ को तोड़ के बाहर आ जाता है। हालांकि उसकी एक आंख घायल हो जाती है। जब बाज को यह एहसास होता है कि वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है तो वह भाग जाता है। वह राहत की सांस लेता है और जमीन पर गिर पड़ता है। वह शिकायत करता है कि जिस धीमी जिंदगी की उसने मांग की थी वह वास्तव में धीमी नहीं है। वह घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। उसे पता लगता है कि बाज से भागने के बाद रास्ता भटक गया है। जब वह जंगल में घूम रहा था तो वह एक ऐसी चीज को देखता है जिससे वह डर जाता है। वह थी दुल्हन। इसका कोई सिर नहीं है और इसकी गर्दन में से धुआं निकलता रहता है। दुल्हन अपने घोड़े की देखभाल कर रहा है। किसी न किसी तरीके से वह अपने घर आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। जैसे जैसे समय बीतता है वह बेहतर होने के लिए ट्रेनिंग करता है। वह मॉन्स्टर से लड़ने से लेकर मछली पकड़ने तक वह अपने आइस मैजिक को इतना बेहतर कर लेता है। उसकी आइस अब पहाड़ को भी काट सकती है। वह लगातार स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है। इस समय उसे अपनी नई जिंदगी की आदत पड़ रही है। हालांकि वह हर रात वह उस स्थान पर वापस आता है जहां उसने गलाहन को देखा था। वह उससे लड़ सके इसलिए नहीं क्योंकि वह उससे जीतना चाहता है, लेकिन शायद वह और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हो। वह डोलाइन के बारे में ज्यादा नहीं जानता। रियो जो मॉन्स्टर कंपेनियन पढ़ रहा है उसके बारे में उसमें कुछ भी नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि डोलाइन एक मॉन्स्टर नहीं है, या फिर ये शुरुआती किताबें में नहीं है। एक बार फिर हारने के बाद वह बार बार वापस इसलिए आता है कि उसे लगता है कि दुल्हन उसे स्ट्रॉन्ग बना सकता है। वह दुल्हन को बर्फ की तलवार बनाते हुए देखता है। दुल्हन तलवार उसकी ओर करता है और वह समझ जाता है कि तलवार उसे अपने पास रखनी चाहिए। तलवार लेने के बाद वह वहाँ से चला आता है। कुछ दिन या कुछ सप्ताह रियो के लिए शांत रहे, जब तक कि उसका सामना उस बाज से नहीं हुआ। वह हमेशा की तरह ट्रेनिंग ले रहा था। तभी वह अपने आगे एक बाज को देखता है। वह देखता है कि उसकी एक आंख गायब है। वह तुरंत समझ जाता है कि उसने पहली बार लड़ाई की थी। हालांकि पहले बाज काला नहीं था, लेकिन अब वह काला है। ये बड़ा भी दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ये विकसित हो गया है। बाज इतनी ताकत से हमला करता है। रियो अपनी 5 परतों वाली आइस दीवार बनाता है, लेकिन बाज उसे बिना किसी दिक्कत के तोड़ देता है। रियो 10 परतों वाली दीवार बनाता है, पर बाज उसे भी तोड़ देता है। जब रियो आइस लेंसर का इस्तेमाल करता है, बाज उस पर हमला करने के लिए उसमें से सीधा उड़ जाता है। वह जिस स्टिक का सहारा लेता है वह गिर जाता है। वह दुल्हन से मिली तलवार को उठाता है और बाज पर हमला कर देता है। तलवार काम करती है, बाज पीछे हट जाता है। वह पूरी ताकत से उस पर हमला करता है और तलवार से उसे भेद देता है और वह वहाँ से गिर जाता है। वह बाज के पास जाता है। वह बताता है कि यह काफी ताकतवर था। रियो उसकी आंख ले लेता है। ये उसे पता होता है कि वह उससे दोबारा लड़ना चाहता है। हालांकि बाज से
से लड़ने से वह अधिक स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसलिए रियो को बाज का धन्यवाद करना चाहिए। और ये भी बताते हैं कि बाज का विकास उससे लड़ने के लिए हुआ था। वह बाज को मार देता है और वह अपनी तलवार बाहर निकालता है। वह अपनी जर्नी को जारी रखता है। वह इस बात से अनजान है कि उसके पास में एक ड्रैगन है। ड्रैगन उसके पास आता है। वह ड्रैगन बोलता है। रियो शौक होता है कि वह एक ड्रैगन की आवाज सुन रहा है। ड्रैगन खुश होता है कि वह फिर से अपनी टेलीपैथी का उपयोग कर सकता है। वह रियो से पूछता है क्या उसने कोई इवॉल्व बाज देखा। रियो कहता है कि उसने उसे मार डाला है। ड्रैगन शौक होता है कि रियो में ऐसा करने की पावर कैसे आ सकती है। तो रियो उसे एक तलवार दिखाता है। ड्रैगन इस तलवार को परिराजा के रूप में पहचानता है। ड्रैगन पूछता है कि उसने परिराजा के साथ ऐसा क्या किया उसे इस उपहार में एक तलवार मिली। लेकिन रियो को भी नहीं पता। वह रियो से अपने क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर रियो भी कुछ उससे क्वेश्चन पूछता है। वे तब तक बात करते रहते हैं जब तक कि काफी देर नहीं हो जाती। ड्रैगन कहता है कि उसे यहाँ से जाना होगा। जाने से पहले अपना रियो इंट्रोडक्शन देता है और ड्रैगन से कहता है कि उसका नाम रियो है। रियो सचमुच अपने नए जीवन में बहुत अच्छा समय बिता रहा है। इतना अधिक कि जिस एंजल ने उसे रिइंकार्नेट करा था वह दोबारा से अपने स्लेव की जांच करता है और एहसास होता है कि उसने कुछ महत्वपूर्ण चीजें छोड़ दी थी। इस नई दुनिया में रियो की एक छवि विशेषता है जिस पर एंजल का ध्यान नहीं गया, क्योंकि जिस लास्ट इंसान को उसने वहां पर भेजा था उसके पास ऐसी शक्तियां नहीं थी। ये पावर इटर्नल की है। रियो सुबह सुबह सी फूड इकट्ठा करने के लिए समुद्र तट पे जाता है। तभी वह अचानक जहाज के मलबे को देखता है। वह नाव के पास एक आदमी की बॉडी देखता है। रियो उसकी नब्ज चेक करता है। उसे पता लगता है कि इसकी आत्मा इस दुनिया से पहले ही चली गई है। रियो नाव की दूसरी ओर देखता है जहाँ पर एक और बॉडी दिखाई देती है। उस बॉडी का नाम एवल होता है। शुक्र है कि ये आदमी जिंदा है और सांस ले रहा है। हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ एवल दूसरे आदमियों के साथ इस नाव में ट्रेवल कर रहा था। तभी अचानक एक भयंकर तूफान आ जाता है। तूफान में टाइटन ऑक्टोपस उन पर हमला कर देता है जिससे नाव दो टुकड़ों में टूट जाती है और सभी लोग डूब जाते हैं। शुक्र है कि ये घटना नजदीक ही घटी जिसके कारण वे किनारे पर आ गए। फिलहाल रियो एवल को अपने घर ले आता है जो अभी भी बेहोश है और कुछ काम करने के लिए वे बाहर चला जाता है। इस बीच एवल जागता है और सोचता है कि वे कहाँ है। एवल बाहर की ओर निकलता है। रियो बाहर आता है और बताता है कि उसे ये जानकर कितनी खुशी हुई कि एवल ठीक है। हालांकि वे ये नहीं जानते कि ये आदमी कौन है। दूसरी तरफ एवल हैरान है क्योंकि उसे रियो की प्रेजेंस का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि इसके पास कोई ऐसा स्किल है जिससे ये आसपास की चीजों को स्कैन कर सकता है। एवल रियो से पूछना चाहता है कि क्या वह एक पहाड़ी आदमी है जिसके पास कोई कपड़े नहीं है, लेकिन फिर भी वह खुद को रोक लेता है क्योंकि वह पहली मुलाकात में कोई खराब प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता। वह आराम से अपना परिचय देता है। एवल रियो को धन्यवाद देता है उसकी जान बचाने के लिए। रियो कहता है कि वह प्रशंसा के लायक नहीं है क्योंकि उसने तो उसे बस उसके घर तक पहुंचाया था। इतना कहते ही रियो सीरियस हो जाता है और बुरी खबर देता है कि बाकी सभी लोग मर चुके हैं। एवल रियो से कहता है कि उनके लिए बुरा मत महसूस करो। एवल बताता है कि उसकी नाव पे मौजूद लोग सभी लोग स्मगलर थे। जैसे ही वे डिटेल में बताने जा रहा होता है उसका पेट गर्जना लगता है। इसलिए रियो बताता है कि वे साथ में भोजन करके इस बारे में बात कर सकते हैं। अब जब वह जान चुका है एवल रियो से पूछता है कि क्या उसके पास कोई कपड़े का सेट नहीं है। रियो बताता है कि वे ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए कोई धागा या आवश्यक कपड़ा जैसी सामग्री नहीं है। जवाब में एवल रिस्पॉन्स देता है कि रियो किसी भी नजदीक शहर से कपड़े खरीद सकता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि शायद रियो के पास कोई पैसे नहीं होंगे क्योंकि शायद वह साधु का जीवन जी रहा है। वैसे एवल को पता नहीं कि वे कहाँ पर है। वह बस अनुमान लगा रहा है कि उसके आसपास शहर होंगे। रियो उसे समझाता है कि उसके आसपास कोई शहर नहीं है, इसलिए उसे ऐसा रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एवल रियो से पूछता है कि वह भोजन और अन्य सामान कैसे जुटाता है। एवल शौक होता है। रियो बताता है कि वह एक बॉटम मैजिशियन है। एवल इम्प्रेस है कि उसके अनुसार सेंट्रल प्रोसेसिंग में 50% लोग ही जादू का उपयोग कर सकते हैं। रियो ये बात सुनकर परेशान हो जाता है कि उसे लगता था कि वह कुछ स्पेशल है क्योंकि एंजल माइकल ने उसे बताया था केवल 2% लोग ही ऐसा कर सकते हैं। एवल को कुछ जांचना था। वह रियो से कहता है कि उसे दोबारा से उस जहाज के मलबे के पास ले जाए। वह तट पे पहुंचते हैं। वह सरप्राइज होता है कि उन्हें कोई भी बॉडी नहीं मिली। रियो कहता है शायद बॉडी समुद्र में बह गए होंगे या फिर किसी मॉन्स्टर ने उन्हें खा लिया होगा। इसका मतलब यह है कि अगर रियो ने एवल की जान न बचाई होती तो वह भी खा लिया जाता। इसलिए एवल अपनी जान बचाने के लिए रियो का और भी अधिक ऋणी हो जाता है। कहता है कि वह भले ही एक अजनबी हो, रियो एक सच्चा दोस्त है। एवल जहाज के मलबे में कुछ ढूंढता है। जो चीज वह ढूंढने आता वह उसे नहीं मिलती।
जिसके लिए वह यहाँ आया था। इसलिए वह अपना प्लान चेंज करता है और वह और अपने दोस्त से लोन शहर में मिलने को कहता है। उसका मानना है कि वह उत्तर में होंगे। वह रियो को अपनी जर्नी में शामिल होने के लिए बोलता है और कहता है कि उसे एक गाइड्स की जरूरत है क्योंकि वह नहीं जानता है कि लोन कहाँ है। रियो को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वह एवल का गाइड बनने के लिए मान जाता है और कहता है कि कल से वह अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं क्योंकि हर चीज तैयारी करने के लिए उसे कुछ समय चाहिए। एवल इस बात के लिए मान जाता है और उससे हाथ मिलाता है। बाद में रियो अपने स्टार डियो वैली को अलविदा कहता है। फिर वह जंगल में जाकर दुल्हन को भी विदाई देता है, जो कि एक मिथिकल क्रीचर है जिसने उसे ट्रेन किया। रियो दुल्हन को बताता है कि कल वह यहाँ से जा रहा है, लेकिन वह वादा करता है कि एक दिन वह वापस आएगा। वह व्यक्त करता है कि वह दुल्हन के प्रति कितना आभारी है जो उसने उसके लिए किया और वह अपने गुरु के साथ आखिरी बार मुकाबला करता है। लंबी लड़ाई के बाद दुल्हन अनसरप्राइजली जीत जाता है। अब जाने का समय आ गया है। दुल्हन उसे एक फेयरवेल गिफ्ट देता है। यह एक मेन कैरेक्टर आउटफिट है। अगली सुबह रियो अपनी नई पोशाक में अपना पुराना जीवन पीछे छोड़कर एवल के साथ उत्तर की ओर अपनी यात्रा करता है। रास्ते में उनका सामना एक जंगली सुअर से होता है। एवल इस सिचुएशन को निपटने के लिए आगे आता है। वह जादू का उपयोग नहीं कर सकता, फिर भी वह अपनी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए अपनी तलवार की स्किल का उपयोग करता है और सुअर को एक ही बार में मार देता है। ऐसा लगता है कि जंगल कभी खत्म नहीं होगा। वह उस रात बड़े पेड़ के नीचे कैंप लगाते हैं। अगली सुबह वह अपनी जर्नी जारी रखते हैं और एक तालाब के पास पहुंचते हैं, जहां वह दूर पानी में कपल लेजेंड को देखते हैं। एवल उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि वह कहता है लेजेंडमैन काफी ताकतवर होते हैं, इसलिए वह बाईं ओर मुड़ जाते हैं। हालांकि रियो अपनी डिटेक्शन स्किल का उपयोग करता है। उसे कुछ जीव उसकी ओर आते हुए महसूस होते हैं। उन्हें शक होता है कि शायद लेजेंडमैन ने उन्हें नोटिस कर लिया होगा। एवल रियो को अपने पीछे रहने को कहता है, लेकिन रियो मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि कई दुश्मन उसके पास आ रहे हैं। एवल को नहीं लगता है कि रियो का मैजिक बिना किसी छड़ी के काम का है। एवल सरप्राइज होता है कि रियो को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसे स्पेल को चैंप करने की भी आवश्यकता नहीं है। रियो 4 आइस क्रिस्टल इकट्ठा करता है और उन्हें लिजर्डमैन पर फेंकता है, जिससे तुरंत वह ऑल आउट हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में ये पूरी लड़ाई जो एवल समाप्त नहीं कर सकता वह कुछ ही समय में समाप्त हो गई। जब रियो मोसे को हराने का काम पूरा कर लेता है तो एवल उससे पूछता है कि उसने अभी क्या उपयोग किया, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। रियो को नहीं लगता कि कोई ये स्पेशल बात है, उसने केवल वाटर लेंसर का उपयोग किया है। वह एवल से कहता है कि ये स्पेशल नहीं है, लेकिन एवल को कुछ और ही लगता है। स्पेशल रूप से इसलिए क्योंकि उसने देखा कि रियो ने 4 लेंसर का उपयोग किया, क्योंकि उसने पहले ऐसा नहीं देखा था। क्योंकि मैजिशियन एक ही समय पर एक ही मैजिक का उपयोग कर सकते हैं। वह रियो को बताता है कि वह इस बात के लिए हैरान है। रियो बोलता है कि ये एक फैक्ट है। वह पूरी बात को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है। रियो बताता है कि वह जिन विंड मैजिशियन को जानता है उनके लिए इस तरह काम करता है। रियो उसे याद दिलाता है कि वह एक वाटरमैन है। इससे पहले कि वह अपनी जर्नी जारी रखे, रियो एक मंत्र पढ़ता है और पीने के लिए पानी लाता है। वो एवल को बताता है कि वह थक चुके हैं, उनके सामने एक लंबा दिन है, इसलिए उसे पानी पीना चाहिए। एवल इसे लेता है, फिर भी वह किसी बात के लिए चिंतित है। रियो ने पानी पिलाने के लिए जो मंत्रोच्चारण किया था उसके लिए काफी अलग है, जिसके बारे में वह जानता है, लेकिन रियो उसे सुनने का मौका नहीं देता। वह अपनी जर्नी को जारी रखते हैं। जैसे ही वह लूना के करीब पहुंचते हैं, एवल उसे एक सिक्का देता है जिसे लूना में खर्च किया जा सकता है। रियो इस बात से बहुत एक्साइटेड होता है कि इस दुनिया में आने के बाद ये पहली बार है कि उसने पैसा पकड़ा। उसके एक्साइटेड को देखकर एवल उसे बताता है ऐसी कई करेंसी है और वह करेंसी नाइटली किंगडम की है, एक ऐसा राज्य जिसका सदस्य लूना है। वह उसे आगे बताता है कि उस किंगडम में 3 शहर हैं, लूना, हैंडलो फेडरेशन और डुई एम्पायर। तुरंत ही एवल ने डुई के बारे में बताया। वह रुक जाता है, उसे लगता है कि रियो का पहले इस शहर के साथ कोई संपर्क होगा। वह रियो से पूछता है, जो कहता है वह शहर के नाम को सुनकर अचंभित हो गया। वो कहता है कि यह नाम अच्छा नहीं लगता, अगर वह उस शहर से होते तो वह अपना परिचय देते, तो ये अच्छा नहीं लगता। ये चीज उसके लिए अच्छी है क्योंकि वास्तव में वह उस शहर का सदस्य नहीं है। वह अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वह इस बारे में इशारा करते हैं। वे कुछ चट्टानों से गुजरते हैं। तभी एवल को पता लगता है कि एक चट्टान हिल रही है। वह चट्टान पर हमला करता है। रियो भी उसकी मदद करता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह गोलम चट्टान के घोंसले में आ चुके हैं। चट्टानें अपने आप इकट्ठा होती रहती हैं। एवल उन पर वार करने के लिए दौड़ता है। एवल की तलवार कोई भी काम नहीं आती, वह फिर भी बढ़ने लगते हैं। रियो 10 परतों वाली एक चट्टान बनाता है और वह 2 चट्टानों पे उसे मारता है। ये चट्टानों के लिए असरदार होता है, इसलिए वे दूसरी चट्टानों के लिए भी ऐसा ही करते हैं। जब वह आखिरी चट्टान
चट्टान पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि ये चट्टान हिल नहीं रही है। उन्हें एहसास होता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पीठ के बल लेटा हुआ है। उन्हें अपनी पावर जमीन से मिलती है। अगर वे पीठ के बल लेटे हों तो उनमें कोई पावर नहीं होती। वे अपने पैर के नीचे एक मैजिक कोर को भी देखते हैं और एवल पहचानता है कि इस चट्टान ने कई मॉन्स्टर को मार डाला होगा। कोर इज ग्रेट। वह इसे अपने दौरे के लिए लेते हैं। रियो दूसरे गोलम से इसे लेने के लिए कहता है। तभी वे देखते हैं कि गोलम आइस चट्टानों से लड़ रहे होते हैं, इसलिए वे वहां से चले जाते हैं। वे आगे चलते हैं और वे एक और मॉन्स्टर को देखते हैं। रियो का मानना है कि ये केवल एक हिप्पो है, लेकिन एवल को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जानवर है। उनका जीवन उन्हें इतना समय नहीं देता है कि वे आपस में बहस कर सकें। तभी वे वहाँ कुछ वाइवन पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं। वे लोग बैटल फील्ड में भी हैं और भाग्यशाली भी। वे उस लड़ाई के विक्टिम हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वाइवन्स उन्हें हारने नहीं देंगे। वह सही साबित होता है क्योंकि वह बहुत बड़ा जानवर अपना मैजिक का उपयोग करता है और उस लड़ाई को जीत जाता है। रियो अब तक जो भी लड़ाई देख चुका है उससे एक्साइटेड होता है। उस रात उन्होंने आग लगाई और बातें की। रियो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि उसे लगता था कि एवल भी उस बहुत बड़े जानवर से लड़ेगा और वह लड़ाई का दूसरा राउंड देखेगा। ये लड़का सच में इविल है, ये सिर्फ मजाक है। वह मैजिक निगेशन के बारे में बात करते हैं जिसका इस्तेमाल बीमत ने लड़ने के लिए किया था। एवल कहता है कि उसने केवल ये चीज डंजन में एक ट्रैप के रूप में देखी है। डंजन का नाम सुनकर रियो एक्साइटेड होता है। जब एवल की नजर उस पर पड़ती है वह उससे पूछता है क्या वह डंजन में रुचि रखता है, और वह कहता है कि हाँ। वह कहता है कि वह लकीएस्ट है कि पूरे साम्राज्य में डंजन केवल लूना में ही है और ये वही शहर है जहाँ वह जा रहे हैं। रियो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि एवल ने ये बात उसे छिपा के रखी थी और शुरू से ही नहीं बताया। एवल बताता है कि उसे नहीं पता था कि रियो को डंजन में रुचि है। रियो उन बातों को सुनता है जो एवल उससे छुपा रहा है। एवल उससे पूछता है क्या उसने कभी एल्प्स या कल्पित एल्प्स को देखा है, क्योंकि वह वास्तव में लकी है कि लूना में काफी एल्प्स हैं और काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब वह ऐसा कहता है तो रियो कहता है कि वह इसके बारे में पहले से ही जानता है। एवल हैरान होता है कि उसे ऐसा कैसे पता। उन्होंने कहा कि लूना में एल्प्स हैं और रियो कहता है कि इसके बारे में वह जानता है। वह पहाड़ों पर अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। एवल उसे बताता है कि वह पहाड़ पार करने के बाद उन्हें एक मानव समुदाय मिलेगा। एवल को यकीन नहीं होता कि रियो को इस बारे में भी पता होगा, तो वह रियो से पूछता है। रियो को याद आती है कि जब वह ड्रैगन से बात कर रहा था तब उसने इस बारे में भी बताया था। वह ये भी जानता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि वह एवल को समझा सके और वह उस पर विश्वास कर ले, इसलिए वह एवल से कहता है कि वह इस बारे में भूल जाए। जैसे ही वे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं तभी एक हाइब्रिड मॉन्स्टर उनके सामने आता है। जब एवल को इसकी प्रेजेंस का एहसास होता है तो वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह अपने आसपास इतने विशाल माउंटेन को देखता है तो वह डर जाता है कि लड़ने की हिम्मत नहीं उठाता और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। सौभाग्य से रियो उसका ध्यान अपनी ओर करता है और मॉन्स्टर की ओर मांस फेंकता है। वह मॉन्स्टर पक्षी उस मांस को निगल लेता है और उन्हें छोड़ देता है। एवल खुशी से फूला नहीं समा रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। वह खुश होता है कि रियो ने उसके लिए कवर किया। वह अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और सोचते हैं कि उस क्षेत्र में क्या गड़बड़ है। वहाँ उन्होंने जो मॉन्स्टर देखे हैं वो ऐसे मॉन्स्टर नहीं है जिससे कोई मनुष्य को लड़ना चाहिए। उस पहाड़ी में कुछ गड़बड़ है। उन्हें याद है कि वाइवन हमेशा उत्तर से उड़ते हैं, इसलिए वे मानते हैं कि वे उत्तरी पर्वत के आसपास हैं। वे पहाड़ी की ओर झांकते हैं और देखते हैं कि कई वाइवन दूसरे मॉन्स्टर की बॉडी को खा रहे हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे सही है। एवल कहता है कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन रियो कुछ और ही सोचता है। वह कहता है कि उन्हें लड़ना चाहिए। यदि उन्हें लड़ना ही होगा तो बेहतर होगा कि वे अब लड़ें, क्योंकि वाइवन जमीन पर हैं। वे लड़ने जाते हैं और जीत जाते हैं, लेकिन उनका सामना अदर वाइवन से होता है जो उनकी ओर उड़ रहे होते हैं। रियो उन्हें अपने मैजिक से आकाश में ही मार देता है। एवल उनके रतन के लिए वहां चला जाता है। एवल पहले ही लड़ाई के लिए एक्साइटेड है। जब कोई अदर मॉन्स्टर आता है तो वो बहुत ही खुश होता है। जब वे लड़ाई खत्म कर लेते हैं तब वे खुद को देखते हैं। वे मुस्कुराते हैं और देखते हैं कि ये महान पार्टनरशिप है।